हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस विद मुनमुन। सो आज हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जानेंगे। चैप्टर 2, एनसीईआरटी, क्लास 6, सिविक्स। ठीक है। इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे कि डाइवर्सिटी रिलीजियस टर्म में हम डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, जाति एंड कास्ट एंड जाति, ये डाइवर्सिटी में हम क्यों पढ़ रहे हैं, रेशियल डाइवर्सिटी एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ये क्या क्या होती है। सो सबसे पहले हम डाइवर्सिटी को समझेंगे। तो डाइवर्सिटी समझने से पहले आप पहले इस भारत के मैप को देखो और इसमें देखो ये स्नैक्स ऑफ इंडिया को शो कर रहा है, राइट। स्नैक्स ऑफ इंडिया से आप देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्नैक्स फेमस है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ का ले तो छत्तीसगढ़ में देहाती बड़ा, राइट, जो फेमस बने हम उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे समोसा, राइट, समोसा स्नैक्स है पंजाब में फेमस। ठीक है। दही बड़ा हरियाणा में। उसी तरह से आप देख सकते हो कि मोमोज, मोमोज सभी का फेमस होगा, सॉरी फेवरेट होगा, राइट, सभी का फेवरेट होगा। तो मोमोज जो है वो किस स्टेट का फेमस स्नैक्स है? दैट इज लद्दाख, है ना। लद्दाख जम्मू कश्मीर का ये फेमस डिश है। इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग आप कितनी सारी वैरायटी ऑफ डिश देख रहे हो, राइट, स्नैक्स देख रहे हो। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस इज डाइवर्सिटी दिखा रही है कि पूरे इंडिया में अलग एक ही देश है और इस एक देश में अलग अलग स्टेट है और इस अलग अलग स्टेट में आप देखो कितने सारे वैरायटी ऑफ स्नैक्स है, राइट। तो ये दिस शोज द डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये तो हमने स्नैक्स की बात की। उसी तरह से ये जो इमेज आप देख रहे हो ये है फेस्टिवल की इमेज, जिसमें आप देखो कि एक ही फेस्टिवल को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं पर मकर संक्रांति कहते हैं, है ना। कहीं पर ऐसे खिचड़ी पर्व, उसी फेस्टिवल को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, राइट। देन पोंगल, हम सदर्न इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है सेम पर्व को। तो आप देख रहे हो एक ही फेस्टिवल को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से मनाया जा रहा है, राइट। तो कहीं पर लोहड़ी जस्ट पंजाब या हरियाणा की साइड में मनाया जाता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कि आप इसमें डाइवर्सिटी देख रहे हो कि कितनी डाइवर्सिटी है। एक इंडिया है और उस इंडिया के अंदर में भी हम एक ही फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू दैट इज लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की जो हमने बात करी थी उसमें देखो आपकी नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले हैं, राइट। बंगाली बोलने वाले भी है, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, मतलब कितनी सारे लैंग्वेज है। देन मीशो, मणिपुरी, इतने सारे लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोली जाती है एंड दिस शोज द डाइवर्सिटी इटसेल्फ, राइट। मूव टू नेक्स्ट वन। जिस तरह से हमने फेस्टिवल की बात करी थी अभी, उसी तरह से वेस्ट बंगाल में हम देखें तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है, राइट। गुडी पर्व ये जस्ट महाराष्ट्र में फेमस है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो कि आप देख रहे हो इस इमेज में, राइट। तो अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग स्टेट में फेमस है एंड ये इंडिया की डाइवर्सिटी को शो कर रहा है कि नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, राइट। और यही डाइवर्सिटी हमारी, यदि हम इस डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करें, यदि इसके इम्पोर्टेंस को हम इंपॉर्टेंस दे तो ये हमारे लिए यूनिटी का काम करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसी डाइवर्सिटी को हम नेगेटिवली क्रिटिसाइज करने लग जाए, राइट। ये सारा जो आपने अभी इमेज देखा दिस शोज द डाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब अलग अलग तरीके के लोग, रहन सहन, खान पान, फेस्टिवल, पहनावा, स्नैक्स, सब कुछ अलग अलग है, राइट। भाषा अलग अलग है। तो दिस शोज द डाइवर्सिटी इन इंडिया। बट यही डाइवर्सिटी जब पॉजिटिवली अप्रिशिएट ना किया जाए तो ये चेंज और या फिर कन्वर्ट हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन में। मतलब कि जैसे आप तारक मेहता का शो आपने देखा होगा, ऑब्वियसली मैं भी देखती हूँ एंड आप सबकी भी, राइट, कभी ना कभी आपने भी देखी होगी, है ना। तो तारक मेहता का जो शो है उसमें यही दिखाया गया है। मतलब आप उसमें देखो हर एक रिलीजन का व्यक्ति है, हर एक लैंग्वेज का है, हर एक रीजन का है, हर
हर एक व्यक्ति अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज लाइक डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना। पूरे इंडिया की डाइवर्सिटी को तारक मेहता के शो में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यही बात है कि आप इसे पॉजिटिवली, और ये लोग कितने आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, तो दिस इज कि डाइवर्सिटी को पॉजिटिवली अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर यदि सारे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाए या फिर एक दूसरे को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग जाए, तो ये यहीं पर क्रिएट हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि डाइवर्सिटी हमने कवर कर लिया, अब हम डिस्क्रिमिनेशन को कवर करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अनफेयर ट्रीट करने लग जाए अगर ये सभी बेस्ड ऑन प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप। तो पहले आप प्रीजुडिस या स्टीरियोटाइप को समझ लो कि ये क्या होता है, देन आप समझ पाओगे कि इसके बेस मतलब प्रीजुडिस या स्टीरियोटाइप के बेस के आधार पर कोई अगर अनफेयर ट्रीटमेंट करे तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रीजुडिस या फिर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है? आप देखो, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना, ये बोलते हुए कि बॉयज डोंट क्राई, तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़के हो, लड़के कभी रोते नहीं, राइट। तो ये क्या है? एक इमेज कि रोना जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए कैटेगराइज कर दिया गया है, लड़के नहीं रोते। लड़के जो है वो पिंक शर्ट नहीं पहनते क्योंकि पिंक कलर रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को। तो एक फिक्स इमेज में ढाल दिया गया है, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोसाइटी वैसे फ्रेम कर देती है, नॉर्म्स बना देती है कि पिंक होगा तो गर्ल्स के लिए एंड ब्लू होगा तो वो बॉयज के लिए। पिंक बलून गर्ल्स के बर्थडे में लगेगा, बॉयज बलून बॉयज के बर्थडे में, बेबी जस्ट बच्चा है, बॉय है, तो उसके बर्थडे में ब्लू बलून्स लगेंगे, है ना। तो ये कैटेगराइज सोसाइटी कर रही है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, रूल बुक में नहीं है लिखा हुआ कि पिंक जो है वो बॉयज यूज नहीं कर सकते या बॉयज रो नहीं सकते। ये एक इमेज में ढालने की कोशिश है जो सोसाइटी फेम करती है। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता कि इंजीनियर्स के जो काम होते हैं या ग्राउंड लेवल पर जो काम होते हैं वो सिर्फ बॉयज ही करेंगे, गर्ल्स नहीं करेंगे, या गर्ल्स फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा सकती, या फिर गर्ल्स का ही काम होता है सिर्फ खाना बनाना। ये सारा स्टीरियोटाइप है, मतलब एक फिक्स इमेज में ढाल दिया गया है। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि सिर्फ खाना मम्मी ही बनाएगी या दीदी ही बनाएगी या बहन ही बनाएगी। पापा भी बना सकते हैं, भाई भी बना सकते हैं। खाना बनाना तो एक स्किल है, राइट। और हमारे जितने भी हम शेफ दिखते हैं, अधिकतर वो मेल शेफ होते हैं, राइट। तो उन्होंने अपने स्किल को इतना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज करा, तो ये तो सेमफुल नहीं है, राइट। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी किसी एक ढांचे में ढलने के लिए नहीं आया है, और अगर सोसाइटी उसको एक इमेज में फिक्स कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है प्री जजिंग समवन। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हो कि ये नॉर्दर्न के साइड का है या फिर सदर्न साइड का है, ये तो बहुत हॉरिबल होगा। जैसे होता है ना, नॉर्थ इंडियन वाले सदर्न इंडियन वाले लोगों को पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अरे वो तो साउथ में रहते हैं, पता नहीं वो मछली खाते हैं, या फिर कोस्टल एरिया होता है ना सदर्न इंडिया का, तो मछली खाते हैं, कैसे होंगे, या फिर बहुत सारे हम रूमर्स या फिर प्री जजिंग कर लेते हैं पहले से, या सदर्न इंडिया वाले नॉर्थ इंडियन को कर लेते हैं कि वो हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, वो तो हमारे जैसे नहीं दिखते होंगे, राइट। जैसे आप एक एग्जांपल और लो कि एक चाइनीज बंदा एक जस्ट कोरियन कोई पर्सन है, राइट, या अफ्रीकन कोई पर्सन है, कोई अमेरिकन पर्सन है, तो आप तीनों का एक इमेज बना कर चलोगे, एंड तीनों एक दूसरे के बारे में अगर अलग अलग इमेज बनाकर चल रहे हैं, पहले से प्रीजज कर रहे हैं कि ये चाइनीज है, ये तो खराब ही होगा, चाइनीज तो कुछ भी खाते हैं, लाइक, राइट। ये अमेरिकन है तो ये तो बहुत ही ज्यादा टेक में या फिर टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल होगी, है ना। ये अफ्रीकन है तो अफ्रीकन के तो कलर्स बहुत ब्लैक ब्लैक होता है, तो शायद वो हमसे हमारे थॉट प्रोसेस को मैच ना करे। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है प्री जजिंग कर रहे हैं हम किसी को हमारे फिक्स नॉलेज के बेस पर। हमारे पास उतनी नॉलेज भी नहीं है, या फिर हम उतने क्रिटिकली खुद को इवेल्युएट भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ओवर जज कर रहे हैं या प्री जज कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर लिमिटेड नॉलेज। तो दिस इज कॉल्ड प्रीजुडिस, ठीक है। तो अब आप बैक टू करो डिस्क्रिमिनेशन में। तो डिस्क्रिमिनेशन आप समझ में आ गया होगा कि प्रीजुडिस या स्टीरियोटाइप के बेस पर किसी के साथ अनफेयर ट्रीट करना, अप्रिशिएट ना करना। जैसे मान लो कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया, राइट, रूरल एरिया वाले लोगों
के लिए अक्सर शहरी वाले लोग, अर्बन वाले लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं कि रूरल वाले लोग तो लाइक उनको तो टेक्नोलॉजी आती ही नहीं होगी, राइट, क्योंकि वो रूरल एरिया में रहते हैं। एंड जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनके लिए विलेज यानी कि रूरल एरिया के लोग ये परसेप्शन बनाकर चलते हैं या ये प्रीजज करके चलते हैं कि वो लोग तो बहुत आलसी होते होंगे, राइट, क्योंकि मशीन है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो वो तो बहुत आलसी होते होंगे। तो ये हो गया क्या, डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, इस तरह से हम जेंडर इनक्वालिटीज देखते हैं कि लड़कियां तो सिर्फ काम करने के लिए होती हैं, स्कूल जाने के लिए तो सिर्फ लड़के होते हैं। वुमेन्स जो होती हैं वो कहाँ ऑफिस में काम कर सकती हैं, वो कहाँ पंचायत के चुनाव लड़ सकती हैं, वो तो सिर्फ अपने हाउस होल्ड काम ही कर सकती है। तो ये जेंडर इनक्वालिटी हम पैदा कर रहे हैं ना। जो फीमेल वर्कर्स होती हैं उनका वेजेस तो मेल वर्कर्स से कम ही होना चाहिए, राइट। तो ये सारा क्या है, जस्टिस इनइक्वालिटी। नाउ आप देखो वायलेंस, कम्युनल वायलेंस या फिर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। आप देखते होंगे हमारे देश में होता ही है कि यहाँ भी थोड़ी सी हारमोनी अगर टूटी बिगड़ी है ना, प्रशासन थोड़ा सा विक पड़ा, तो जो मेजर कम्युनिटी है, जो मेजर रिलीजन हम देखते हैं हिंदू एंड मुस्लिम, इनमें वायलेंस देखने को ही मिलता है अक्सर फेस्टिवल्स में, या फिर कभी भी किसी भी छोटे मोटे इश्यूज पर, राइट। तो ये क्या है, आप हम इसको कहते हैं कम्युनल वायलेंस, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, है ना। रिलीजन के नाम पर लोग एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते एक दूसरे की अच्छाई को, बल्कि यही बात है ना, तारक मेहता के शो में अब्दुल को अगर लोग अप्रिशिएट ना करें, उसे डिस्क्रिमिनेट, अब्दुल एक कैरेक्टर है उसमें, है ना, आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, तो उसे यदि अप्रिशिएट ना करे तो ऑपोजिटली अगर ट्रीट करे तो डिस्क्रिमिनेशन, गलत तरीके से ट्रीट करे, अनफेयर ट्रीट करे, प्रीजुडिस या स्टीरियोटाइप लेकर कि अरे ये तो मुस्लिम है, हम इसके दुकान से कैसे खा सकते हैं, राइट, कैसे हम इसके यहाँ से दही या फिर लस्सी पी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनफेयर ट्रीट कर रहे हो आप किसी के रिलीजन के टर्म्स में, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है, कास्ट जैसे हमारे बहुत ही एंशिएंट टाइम से शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अनटचेबल्स में पूरी सोसाइटी को बांटा गया था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इन चारों ही कास्ट से नहीं माना जाता था, इनको माना जाता था कि ये अनटचेबल है, ये इस कास्ट सिस्टम के अंदर ही नहीं आते हैं, है ना। तो कास्ट सिस्टम होता क्या था, पहले के टाइम में लोगों को सोसाइटी में वर्क को करने के लिए वर्क वाइज डिवाइड किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसने सोसाइटी में इतना ज्यादा रूट बना लिया कि आज ये एक एविल बन गया है ना, बैड एविल की तरह ये सोसाइटी में जस्ट बैठ चुका है। एंड जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इससे निपटने के लिए बहुत से आर्टिकल्स भी बनाए गए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लाइफ भी कुछ ऐसा ही था, ये अनटचेबल्स थे, राइट, महार जाति में कम्युनिटी में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने अपने लाइफ में शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। आगे जाके हम देखेंगे अभी कि किस तरह से इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए क्या क्या इनिशिएट लिया, राइट। तो उसको भी हम भी डिस्कस करेंगे। नाउ स्टीरियोटाइप हम समझ चुके हैं, प्रीजुडिस हम समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। हमने भी बात करी ना डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना जाता है, और जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली ये बहुत ज्यादा सोसाइटी में बैडली लोगों को ट्रीट कर रहा था, है ना, लोगों के साथ बैडली ट्रीट, उनके कास्ट के बेसिस पर पूरे के पूरे कम्युनिटी को, पूरे के पूरे ह्यूमन को, मैनकाइंड को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। दैट इज वाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का रूल बुक है जो वी आर अम्बेडकर जी ने बनाया, और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, 15 और 17 जोड़ा। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सारे समान होंगे, ठीक है। आर्टिकल 15 में उन्होंने बात करी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी का जन्म हुआ है हो, किसी भी जेंडर से वो हो, या फिर किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कलर से हो, या फिर किसी भी रिलीजन का हो, आप किसी भी बेस पर, किसी भी ग्राउंड पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाओगे तो आपको कानून के तहत पनिशमेंट, ऑफेंस, इस ऑफेंस के तहत पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब करना अब सोसाइटी में बैंड है, बट फिर भी कहीं कहीं पर प्रैक्टिस
की जाती है और अक्सर हमारे सामने सोशल मीडिया में या न्यूज़ के माध्यम से हमारे तक आती है ऐसी न्यूज़ेस कि आज भी सोसाइटी में ये सब कहीं कहीं पर जो इलाका बहुत ही इलिटरेट है आज भी वहाँ पर प्रैक्टिसेस होते हैं, राइट। और कुछ तो लोग एजुकेटेड लोग भी करते हैं जिनका माइंडसेट ही चेंज नहीं हो पाया टाइम के साथ, है ना। चाहे लॉ आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, माइंडसेट अगर इंसान का नहीं बदला है तो समाज को भी बदल नहीं सकता, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 17, जो कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना। एक बहुत ही बड़ा हमारे समाज का एक एवल था जो कि आर्टिकल 17 के तहत हटाया गया कि छुआछूत जो था कि आप अनटचेबल्स हो या क्षुद्र हो या तो बड़े कास्ट के जो लोग हैं वो छोटे कास्ट को ऐसे जस्ट सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था कि नहीं छू सकते। तो इन सारे को आर्टिकल 17 के तहत एबॉलिश किया गया। तो फंडामेंटल राइट समझ में आई कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये हम क्यों पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने डाइवर्सिटी समझी कि किस तरह से अलग अलग लोग रह रहे हैं, और ये अगर पॉजिटिवली हम इसे अप्रिशिएट करेंगे तो ये हमारे देश के लिए यूनिटी का काम करेगा। लेकिन हम अगर इसे नेगेटिवली स्टीरियोटाइप या फिर प्रीजुडिस करें, हम इसे अप्रिशिएट ना करें, तो ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा, है ना। और डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, कास्ट बेस, रिलीजन बेस, जितनी भी सारे हमने अभी बात की। तो इनसे निपटारा के लिए हमारे पास क्या है, तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जो एक रियल लाइफ जिन्होंने ये सारा डिस्क्रिमिनेशन एक्सट्रीम लेवल पर फेस किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया, जिसमें उन्होंने 14, 15, 17 जैसे आर्टिकल जोड़े और फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ई बात करता है ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल दी पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हर एक व्यक्ति आपस में भाईचारे को प्रोमोट करेगा, हार्मनी को बनाए रखेगा सोसाइटी में, ये ड्यूटी होगा सिटीजन का, ठीक है। तो आप एक चीज और ध्यान रखो कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये जस्टिसिएबल या फिर एनफोर्सिएबल होते हैं। मतलब अगर इनका कोई भी पालन ना करे, है ना, कोई टचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है या फिर मान लो किसी के रिलीजन के बेस पर उसे कहीं जॉब नहीं दी जा रही है या फिर कहीं खाने को या फिर कहीं पर एंट्री, है ना, टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिल रही है, अगर ऐसे ऑफेंसेस अभी आ रहे हैं सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं या फिर लॉ के सामने उसे इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो इन सबको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मतलब ये जस्टिसिएबल है और एनफोर्सिएबल भी है। मतलब फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल भी होती है और एनफोर्सिएबल भी होती है। आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो तो। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए अगर नागरिक आपस में हार्मनी ना स्टैब्लिश करे, ना प्रमोट करे, भाईचारे को ना प्रमोट करे, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिएबल या जस्टिसेबल नहीं होता है नेचर में। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।